Welcome to Bookish Studio. मैं पहले ही कह चुका हूं कि हाई स्कूल में मेरे बहुत कम निजी मित्र थे, ऐसे जिन्हें वास्तव में मित्र कहा जा सके। अलग अलग समय पर मेरे दो ऐसे मित्र रहे। एक संबंध अधिक समय तक नहीं चला, यद्यपि मैंने उस मित्र का त्याग नहीं किया था। दूसरे का साथ करने के कारण पहले ने मुझे छोड़ दिया। दूसरे का संग मेरी जिंदगी का एक दुखद अध्याय है। वह संग कई वर्षों तक चला। उस संग में मेरी सुधारक दृष्टि थी। उस भाई की पहली मित्रता मेरे महले भाई के साथ थी। वह मेरे भाई की कक्षा में पढ़ता था। उसमें कुछ दोष थे जिन्हें मैं देख सकता था, लेकिन मैंने उसमें निष्ठा का गुण मान लिया था। मेरी माता, मेरे ज्येष्ठ भाई और मेरी धर्मपत्नी, तीनों को वह संग कड़वा लगता था। पत्नी की चेतावनी को तो मैं एक घमंडी पति भला क्यों मानता। माता की आज्ञा का उल्लंघन न करूं, बड़े भाई की बात सुनूं, यह सब तो करता ही था। फिर भी मैंने उन्हें यह कहकर शांत किया, आप जिन दोषों की बात करते हैं उन्हें मैं जानता हूं, पर उसके गुण आप नहीं जानते। वह मुझे गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसके साथ मेरा संबंध केवल उसे सुधारने के उद्देश्य से है। यदि वह सुधर गया तो वह बहुत अच्छा व्यक्ति बनेगा। मुझे इसमें पूरा विश्वास है। आप मेरे विषय में निश्चिंत रहें। इन बातों से वे संतुष्ट हुए हों, ऐसा मैं नहीं मानता, पर उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे अपने मार्ग पर चलने दिया। बाद में मैं समझ सका कि मेरा आकलन सही नहीं था। सुधार करने के लिए भी मनुष्य को गहरे पानी में नहीं उतरना चाहिए। जिसे सुधारना हो उसके साथ घनिष्ठ मित्रता नहीं रखनी चाहिए। मित्रता में अद्वैत भाव होता है। ऐसी मित्रता में सुधार की गुंजाइश बहुत कम रहती है। मेरा मत है कि निजी मित्रता हानिकारक होती है, क्योंकि मनुष्य दोषों को जल्दी ग्रहण कर लेता है, जबकि गुणों को अपनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जिसे आत्मा और ईश्वर की मित्रता चाहिए, उसे एकाकी रहना चाहिए या पूरे जगत से मैत्री करनी चाहिए। ये विचार सही हों या गलत, मेरे निजी मित्रता के प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। जब मैं इस मित्र के प्रसंग में आया, तब राजकोट में सुधारा पंथ प्रचलित था। कई हिंदू शिक्षक गुप्त रूप से मांसाहार और मद्यपान करते थे। ऐसी बातें मुझे इसी मित्र से पता चली। उसने राजकोट के कुछ अन्य प्रसिद्ध गृहस्थों के नाम भी बताए। हाई स्कूल के कुछ विद्यार्थियों के नाम भी सामने आए। मैं आश्चर्यचकित और दुखी हुआ। कारण पूछने पर यह तर्क दिया गया, हम मांसाहार नहीं करते, इसलिए हम निर्बल जाति हैं। अंग्रेज हम पर शासन करते हैं क्योंकि वे मांसाहार करते हैं। मैं कितना कठोर हूं और कितना दौड़ सकता हूं, यह तुम जानते ही हो। इसका कारण भी मेरा मांसाहार ही है। मांसाहारी को फोड़े फूंसी नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। हमारे शिक्षक खाते हैं, इतने प्रतिष्ठित लोग खाते हैं, क्या वे बिना समझे खाते होंगे? तुम्हें भी खाना चाहिए। खाकर देखो तुम्हें कितना बल मिलता है। यह तर्क एक दिन में नहीं दिया गया था। ऐसे तर्क अनेक उदाहरणों के साथ बार बार दिए गए। मेरे महले भाई तो पहले ही प्रभावित हो चुके थे और उन्होंने इस तर्क से सहमति जता दी थी। मेरे भाई और इस मित्र की तुलना में मैं तो कमजोर था। उनके शरीर अधिक सुदृढ़ और बलवान थे। उनकी शक्ति मुझसे कहीं अधिक थी। वे साहसी थे। इस मित्र के पराक्रम मुझे मोहित कर देते थे। वह बहुत तेज दौड़ सकता था, लंबी और ऊंची छलांग लगा सकता था, और मार सहने की भी उसमें क्षमता थी। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी मुझसे बार बार करवाता। जो शक्ति स्वयं में ना हो, उसे दूसरे में देखकर मनुष्य चकित हो ही जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। आश्चर्य से मोह पैदा हुआ। मुझ में दौड़ कूद की शक्ति लगभग नहीं थी। मैं भी यदि इस मित्र जैसा बलवान बन जाऊं तो कितना अच्छा हो। इसके अतिरिक्त मैं बहुत डरपोक था। चोर, भूत और सांप आदि के भय से घिरा रहता था। ये भय मुझे बहुत सताते थे। रात में अकेले कहीं जाने का साहस नहीं होता। अंधेरे में तो कहीं भी नहीं जाता। बिना दिए के सोना लगभग असंभव था। कहीं से भूत आ जाए, कहीं से चोर, कहीं से सांप, इसलिए दिया जरूरी लगता था। पास में सो रही और अब कुछ युवावस्था में प्रवेश कर चुकी पत्नी से भी मैं अपनी इस कायरता की बात कैसे कहता। मैं समझ चुका था कि वह मुझसे अधिक साहसी है और मुझे शर्म आती थी।
उसे सांप वगैरह का डर कभी हुआ ही नहीं था। वह अंधेरे में भी अकेली चल लेती थी। मेरी इन कमजोरियों से वह मित्र भली भांति परिचित था। वह कहता कि वह जीवित सांपों को भी हाथ से पकड़ लेता है, चोर से नहीं डरता और भूतों को तो मानता ही नहीं। यह सब उसने मांसाहार का प्रताप बताकर मुझ पर ठोक दिया। इन्हीं दिनों नर्मद का यह पद्य विद्यालयों में गाया जाता था। अंग्रेज राज करते हैं, देशी दबे रहते हैं। देखो बहनों, भाइयों, देशियों के शरीर कैसे हैं। उनका पूरा 5 हाथ का, हमारा अधूरा 5 सैने। इन सब का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मैं पिघल गया। मांसाहार अच्छी वस्तु है, इससे मैं बलवान और साहसी बनूंगा। यदि पूरा देश मांसाहार करे तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है, ऐसा मैं मानने लगा। मांसाहार आरंभ करने का दिन निश्चित किया गया। इस आरंभ का अर्थ हर पाठक नहीं समझ पाएगा। गांधी परिवार वैष्णव संप्रदाय का था। माता पिता अत्यंत कठोर धार्मिक माने जाते थे। हवेली में नियमित जाना होता था। कुछ मंदिर तो परिवार के ही माने जाते थे। फिर गुजरात में जैन संप्रदाय का भी बड़ा प्रभाव था, जो हर जगह और हर गतिविधि में दिखाई देता है। इसलिए मांसाहार के प्रति जो विरोध और तिरस्कार गुजरात में, विशेषकर जैनों और वैष्णवों में दिखाई देता है, वैसा भारत में या दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। ये मेरे संस्कार थे। मैं माता पिता का परम भक्त था। मुझे लगता था कि यदि उन्हें मेरे मांसाहार का पता चल गया तो उन्हें तत्काल सदमा लगेगा। मैं सच का जान अनजान सेवक तो था ही, इसलिए मांसाहार करते समय माता पिता को धोखा देना पड़ेगा। इसका ज्ञान मुझे उस समय नहीं था, ऐसा मैं नहीं कह सकता। ऐसी स्थिति में मांसाहार करने का मेरा निश्चय मेरे लिए अत्यंत गंभीर और भयावह बात थी। पर मेरा उद्देश्य सुधार करना था। मुझे मांसाहार का शौक नहीं था। स्वाद के कारण भी मैंने इसे शुरू नहीं किया। मेरा लक्ष्य था बलवान और साहसी बनना, दूसरों को भी ऐसा बनने के लिए प्रेरित करना और अंततः अंग्रेजों को हराकर भारत को स्वतंत्र करना। स्वराज्य शब्द तब मैंने सुना भी नहीं था। इस सुधार की धुन में मैं अपना विवेक खो बैठा।